हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया था, और उसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम 11th क्लास का एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन आफ्टर 12th एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़िए और चीज़ों को सीखिए यहाँ से। होपफुली मैं यही कोशिश करूंगा कि आप यहाँ से चीज़ों को सीखने के बाद आपको किसी दूसरी जगह सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चीज़ों को आप पीसफुली, और कोशिश ये करिए कि डिस्ट्रैक्शन से बच के आप इन लेक्चर्स को आप अटेंड करिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए जो लोग यहाँ जुड़ पाते हैं। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो वेलकम हियर टू ऑल ऑफ यू। और इस समय दिवाली का सीजन चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और बेस्ट विशेष है सबको फ्यूचर के लिए, और अच्छा लाइफ में हमेशा रहे आप लोगों के। तो अभी हम लोग जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे वो हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होते हैं किसी भी सेट के, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो लेट्स स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, तो वी हैव हियर स्क्रीन रिटन हियर द सबसेट, है ना। सबसेट्स मैंने लिख रखा हूँ यहाँ पर। तो आइए जरा देखते हैं सबसेट। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा, मान लो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कलेक्शन एक सेट बनाएगा। एक्चुअली इट इज अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, तो एक सेट बनेगा। लेकिन अगर हम कह दें एक सेट दूसरा ले लें और उसको हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हमने कहा 11th क्लास 12th क्लास, कोई भी क्लास ले लिया, किसी क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, दो सेट है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि जो क्लास है वो स्कूल के अंदर आती है। मतलब ये कह सकते हो कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के अंदर आते हैं, और सारे के सारे स्कूल का जो सेट बना है उसके अंदर आएंगे। तो इस केस में जो क्लास का सेट है दैट विल बी द सबसेट ऑफ योर होल स्कूल सेट, है ना। स्कूल का जो टोटल सेट, तो सबसेट से मीनिंग यही समझ में आया कि कोई भी सेट है उसी सेट से निकालकर कोई एलिमेंट्स लेकर हमने कोई दूसरा सेट बनाया, देन जो हमने सेट बनाया है वो दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिटर्न में भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने सपोज दैट कि दिस इज योर एक्स। अगर हम यही एग्जांपल लेना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट एक्स इज द एक्स ऑफ ऑल, एक्स कैसा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। स्कूल ओके, और y जो है एक सेट ले लेते हैं, उसको y से डिनोट करते हैं और कहते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, है ना। क्लास के अंदर हमने जितने भी स्टूडेंट, क्लियरली क्लास स्कूल के अंदर आता है। तो यू कैन जस्ट से दैट इज दिस y। अब इस केस में अगर हम बोलें एक सबसेट के दृष्टिकोण से बोलें तो कैसे बोलेंगे, y इज अ सबसेट ऑफ x, या यू कह सकते हो y कंटेन्ड इन x, कुछ इस तरीके से। तो कह सकते एक सेट अगर दूसरे के अंदर कंटेन्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो और इसको दूसरी तरीके से कैसे करते, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y इज इन कैपिटल X, इस तरीके से कह सकते हो। अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट से इफ x is belonging to y, okay, if x belongs to y, this implies this x definitely is belongs to capital X, okay. तो दिस इज द सम फंडामेंटल्स ऑफ द सबसेट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कोई सेट है, उसी सेट के कुछ मेंबर्स हैं किसी दूसरे सेट के अंदर, और सारे जो भी दूसरे सेट के मेंबर है सारे के सारे उस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा हम डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो यू कैन जस्ट राइट हियर डेफिनेशन ऑफ द सबसेट।
कोई भी हमारे पास सेट किसी दूसरे का सबसेट कब कहलाएगा? ओके, थोड़ा सा हम करते हैं। हाँ, आप कोशिश करिएगा जो भी हमारे बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर्स को रिकॉर्ड मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके दे रहे हैं आप लोगों को, तो इनको आप नोट्स बनाइएगा प्रॉपर। आप इनको केवल देखिएगा ही नहीं, इनको प्रॉपर तरीके से आप पढ़िएगा, तो और बुक से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं कि सबसेट होगा क्या है। समझ गए कि एक ए सबसेट है, उसके हर एक मेंबर अगर किसी दूसरे सेट के अंदर है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। यू कैन जस्ट राइट हियर सेट ए, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इज सेट टू बी a subset of a set, another set is B if, बात आ गई ना, if every element of A is also an element of B of B. This is a simple सा definition है ना, कि हर एक एलिमेंट, एवरी की बात की है ना, कि एक हर एक एलिमेंट जो है उसको बी का मेंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते कैसे हैं, इफ हम जस्ट सेइंग इट्स अ नोटेशन, अगर हम बात करें कैसे हम लिखते हैं तो नोटेशन को जरा देख लेते हैं। नोटेशन जो लिखते हैं, तो इफ वी आर सेइंग दिस A is a subset of B, then you have to notate it A। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, इस तरीके का नोटेशन एनसीईआरटी में चलता है, बट सम बुक्स में ये इस तरीके का भी नोटेशन चलता है, A is a subset of B। बट यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के अंदर ये नोटेशन सबसेट के लिए यूज हुआ है, तो हम इसको फर्दर हम इसको यूज करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो नोटेशन है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ओके, तो वी कैन जस्ट यूज दिस नोटेशन हियर फॉर द सबसेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ एनी एलिमेंट विच इज इन ए, अगर वो ए के अंदर एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट किसके अंदर होगा, बी के अंदर। दिस इम्प्लाइज का मतलब इफ दिस एग्जिस्ट देन दिस विल आल्सो एग्जिस्ट, है ना। तो ये इम्प्लाइज का मीनिंग होता है। तो आई थिंक you understood, this is a notation for subset. If I'm just saying this is A is a subset of B, it means A is contained in B। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर जरूर है। अच्छा, B के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसका वो नहीं है, बट A के अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो B के अंदर ना हो। इफ A कोई भी मेंबर है वो A में है तो डेफिनेटली वो B के अंदर होगा ही होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ओके, तो इफ यू आर सेइंग एक सेट है वो किसी दूसरे का, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमने कहा ए, मान लो लिख दिया यार 1 2 3, और बी है हमारे पास, एक सेट ले लिया हमने, लिया मान लो सपोज दैट हमने लिया 2 1 4 5 3 6। ओके, so clearly you can say that because 1 is in A but 1 is also in B, 2 is in A and 2 is in B, and 3 is in A, 3 is in B, so you can just say A the subset of B। अच्छा, अगर हमने कोई एक ऐसा C ले लिया और उसके अंदर हमारे पास मान लो हमने 7 और 8 और 2 1, अब कुछ एलिमेंट्स तो हैं, मान लो C के अंदर हमारे पास 7 8 2 1 है, कुछ एलिमेंट तो इसके अंदर है, मान लो 2 और 1 तो मिल जा रहा है B के अंदर, बट 7 और 8 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, सिंपली यू कैन जस्ट से C is does not subset of B। अच्छा, B भी नहीं है, B के सारे एलिमेंट C के अंदर नहीं है, तो यू कैन जस्ट से B is also not does not subset of C, और A भी कह सकते हो क्योंकि A का भी नहीं है। तो अगर हमें कोई सबसेट नहीं है तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन से उसे हाइफन कर दोगे, उसे क्रॉस कर दोगे, दैट इज इक्वल्स टू, तो दिस इज नॉट सबसेट, है ना।
सबसेट नहीं। ओके, तो सबसेट है तो दिस इज नोटेशन फॉर सबसेट, तो वी कैन जस्ट क्लैरिफाई दिस सो मेनी implications। अच्छा, एक चीज अगर हम बताएं, छोटी सी बात है जिसे रिमार्क करके लिख लो। अगर हम कह रहे हैं इक्वलिटी, इफ देयर इज सबसेट लेट, अगर हम जैसे सेइंग लेट ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम कह क्या रहे हैं एक्चुअली कि ए के सारे मेंबर एग्जैक्टली बी के इक्वल, मतलब जो मेंबर ए के अंदर है वही और वही मेंबर बी के अंदर है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखें तो हम एक्चुअली कह क्या रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर हम कह दें ये ओके, और ये भी कह दें बी द सबसेट ऑफ ए, एंड इससे इस सबसेट से ये पता चलता है ए के सारे मेंबर बी के अंदर हैं और बी के सारे मेंबर ए के अंदर हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर दो सेट्स इक्वल हैं, मतलब ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए। तो ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है कि दिस इफ द इक्वलिटी इज हियर देन बोथ द सबसेट्स आर बोथ द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सबसेट होंगे। और अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं तो डेफिनेटली दे विल बी इक्वल। यू कैन जस्ट से if and only if का condition you can say if a is equals to b, then you can say if and only if this a the subset of b and b is the subset of, okay, तो ये clearly है, you can just say subset। एक चीज और कि अगर हम बात करें एम्प्टी सेट की, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है, हर एक सब कोई भी सेट ले लें उसका सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है तो उसको हम किसी का भी सबसेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप यू कैन जस्ट से हियर, यू कैन टेक हियर, थोड़ा सा हम इसको पेन को मोटा कर लेते हैं, थिकनेस यहाँ पे बढ़ेगी, ओके, कलर चेंज कर लें, ये कलर ले लेते हैं। तो if I'm just writing here note, so you can just say पहली बात तो एक की empty set is the subset for every set, हर एक सेट के लिए सबसेट रहेगा। सेकेंडरी ये रहेगा कि कोई भी सेट अगर खुद के इक्वल है तो वो सबसेट तो होता है, ये पहले अभी हमने रिमार्क से देखा कि कोई भी अगर इक्वल है, अगर हम ए है ए के इक्वल तो हम बोल ही सकते हैं अगर इस तरीके से देखा जाए, अदरवाइज तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है। तो ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, okay, this is subset of itself, खुद का ही सबसेट होता है। You can just say if I'm taking A, you can just say A is the subset of A, you can say, and this phi is the empty set, this is also a subset of A. So these are two you can say trivial subsets, मतलब ये तो होते ही किसी भी सेट के ये दो सबसेट्स तो रहेंगे रहेंगे, अदर जो सबसेट्स होंगे उनको आप नॉन ट्रिवियल सबसेट्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज सम सबसेट्स। नेक्स्ट एक डिफिनीशन आती है द प्रॉपर सबसेट्स, जस्ट राइटिंग हियर प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास जैसे कि मान लो कि प्रॉपर मींस नॉट जस्ट इक्वल, है ना, नॉट जस्ट इक्वल, वी कैन से दैट इज अ प्रॉपर सबसेट। तो यू कैन से कि हमारे पास सबसेट्स जो है, पहली बात तो ये कि a set P, if I'm just writing P, a set P is said to be proper subset of A, this is a set, एक सेट है A, ठीक है,
a set P said to be proper subset of A if, पहली बात तो ये कि जो है P एक सबसेट है A का, और दूसरी बात ये है कि P जस्ट इक्वली इज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वलिटी नहीं है, मतलब ऐसा मतलब ये कह सकते हो कि वो सेल्फ सेट को छोड़कर कोई भी अगर दूसरा हम सेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट। तो अब ओके, तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ P, तो the set P is said to be the proper subset if it is not just equal to the that set, है ना, जस्ट इक्वलिटी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन A which is not in P, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो A के अंदर, तो उस केस में जो भी हमारा सबसेट बनेगा दैट विल बी द प्रॉपर सबसेट। यू कैन जस्ट नेम इट द प्रॉपर सबसेट, सबसेट ही है, सबसेट का एक पर्टिकुलर केस है, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। ओके, तो लेट्स राइट सम सबसेट्स। हमने एक सेट लिया, that is equals to 1 2 and 3, एक हमने सब एक सेट ले लिया, ये सेट है हमारे पास 1 2 3। अब इनको हमने क्या लिखना है कि पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। लेट्स राइट सब पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स, ठीक। तो पहली बात तो एक एम्प्टी सेट तो होना ही होना है, ठीक। दूसरा एक खुद का पूरा सेट तो होना ही होना है, तो उसको ये दो तो हमारे पास होंगे ही होंगे इनके सबसेट। अब एक एक एलिमेंट इनका उठा लेते हैं, तो सपोज दैट वन को लेके सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया, सिंगलटन 3 हो गया, ठीक है। तो 1 1 लेके बन गए तीन सबसेट्स बन गए। एक अब दो एलिमेंट्स को लेके बना लेते हैं, तो 1 और 2 को ले लिया हमने, फिर हमने 2 और 3 को ले लिया, और फिर हमने 3 और 1 को ले लिया, या 1 और 3 को ले लिया, व्हाटएवर। तो वी कैन से इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास सबसेट फॉर्म करने की। तो ये जो सेट ए था जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, वी गॉट नंबर ऑफ सबसेट्स इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, हालांकि इसका प्रूविंग होती है कि फार्मूला कैसे बनता है, कैसे हम सारे सबसेट्स को काउंट कर सकते हैं, कैसे भी सब सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या कार्डिनलिटी सेट की है, तो उसमें कितने हमारे पास सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो होता है तुम्हारे पास क्या, 2 द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यहाँ पर अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो 2 द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो डेफिनेटली 8 ही तुम्हारे पास, एग्जैक्टली 8 तुम्हारे पास सबसेट्स आएंगे। अब फॉर्मेशन करने के तरीके होते हैं। अच्छा, तो इसका अगर जनरल फार्मूला अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इफ नंबर ऑफ, या फिर यू कैन से इफ cardinality of A is just equal to n, then number of subsets is number of subsets is just equal to 2 the power n. This is the formula. इतने सबसेट बनेंगे, उसके बाद फॉर्म अप कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, तो क्लियरली हम बता रहे हैं ना 2 द पावर n माइनस 1, क्योंकि सेल्फ जो सेट होगा वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो एक छोटी सी धारणा चलती है कि एम्प्टी सेट के बारे में सर आप क्या कहेंगे। एम्प्टी सेट जो है हमारे पास सबसेट तो है, तो एम्प्टी सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे या फिर उसको हम सबसेट नहीं कहेंगे, उसके बारे में तो एक चीज है कि एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट फॉर, ध्यान देना छोटी सी बात है, इसको समझना, फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स। एंड phi is only subset for itself। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, एम्प्टी नहीं, उसके लिए तो फाई को हम एज अ प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं,
बट अगर हम इम्प्टी सेट, क्योंकि इम्प्टी सेट है और इम्प्टी सेट का भी तो सबसेट है फाई, है ना, अगर हमने फाई लिया तो यू कैन जस्ट राइट फाई द सबसेट ऑफ फाई, यू कैन जस्ट राइट, तो सबसेट तो है ही है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट फॉर फाई, मतलब इम्प्टी सेट का इम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, बट एंड अदर सबसेट्स के लिए यू कैन जस्ट से इट इज अ प्रॉपर सबसेट, तो इट इज क्लियर अबाउट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट लोग को नहीं जल्दी पता होता कि फाई को हमें क्या चीज लेना है, अगर आपसे पूछा जाए, एक सवाल हम आपसे करते हैं और आप इसको सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, जनरल वे में जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये है, इज जस्ट राइटिंग हियर, इज phi या you can say empty set is is phi set a proper subset? You can just say yes or no, ठीक है, is phi empty set a proper subset? वो एक proper subset है, तो प्रॉपर सबसेट है नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए, नॉट फॉर एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इस केस में तो आप, क्योंकि जब हमें एस की बात करते हैं तो हर एक चीज के लिए ट्रू होती है, ठीक है, अगर हम इसी को हम बोल दे इज फाई अ प्रॉपर सबसेट फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स, यू कैन जस्ट से यस यस, तो ये भी क्लियर हो गया, तो हमें कैसे लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें हमें थ्रू आउट क्लियर हो गई, प्रॉपर सबसेट्स या सबसेट्स को लेकर, आई होप कि हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम कुछ एक आधा एग्जांपल कर ले जिसमें हम प्रॉपर सबसेट्स को लिखेंगे, जैसे कि हमने, या प्रॉपर सबसेट या सबसेट्स को हम लिखेंगे, तो सपोज दैट कि जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो a इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया a b c, ठीक, अब हमें इसके लिखना है, तो अभी हमने देखा था, तो इस फाइव इटसेल्फ a b c d की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा हम इसको बाद में लिखते हैं ताकि हमें सिंगलटन लिखते हैं, सिंगलटन a, सिंगलटन b, सिंगलटन c and a comma b and b comma c and a comma c, so these are some sets and itself तो होगा ही होगा सबसेट, ये हमसे सारे के सारे सबसेट्स हमने लिख लिए, these are subsets, ठीक, तो यहाँ पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितने भी सेट्स बने हैं हमारे पास, these are proper subsets, बस इक्वलिटी वाला सेट जो छोड़ के वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, तो क्लियरली नंबर ऑफ सेट्स तो हम लिख सकते हैं, किसी भी पॉसिबल सबसेट अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, काउंटिंग तो हमने बताया फार्मूला 2 की पावर n से हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअली में बनेगी कितने हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर सिस्टम में सेट्स की बात करते हैं, तो हमें जैसे कि जैसे अगर हम नंबर सिस्टम में सेट्स की बात करें और उनके सबसेट्स की बात करें कि कौन किसके अंदर कंटेन हो, यू कैन जस्ट से नंबर सिस्टम, जैसे कि हमने ले लिया a सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको थोड़ा सा डॉक ऐसे लिखते हैं n से, तो 1 2 3 4 5 दीज आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके बाद आता है हमारे पास w, दैट इज सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, 0 1 2 3 4, है ना, इसके बाद आता है जिसको हम w से डिनोट करते हैं, इसके बाद आता है i और z, तो हम z से लिखेंगे, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके के हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं, और z के बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स आता है, दिस q के अंदर हमारे पास जो सेट्स होंगे दैट इज p अपॉन q फॉर्म के होंगे, such that p and q is from set of integers and this q is non zero because upon में जीरो पॉसिबल नहीं होता, और फिर qc से डिनोट करते हैं, दिस इज आर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को सारे लिखना इज इम्पॉसिबल, कौन कौन से हैं, तो वी कैन जस्ट राइट सम ऑफ देम,
like pi is the irrational number, exponential constant is the irrational number, root of 2, root of 3, these are irrational numbers. ठीक है, तो these are irrational numbers. Okay, and now this is a set of real numbers. S is a set of all real numbers. ठीक है, फिर हम बात करते हैं I. I is a set of imaginary numbers, set of imaginary numbers. ठीक है, और C से डिनोट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेटर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्या होता है. रियल नंबर तक तो आप लोग पढ़ते ही चले आए हैं अर्ली स्टेज से चीजों को. तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर, हमें पता है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर W के अंदर है. तो यू कैन जस्ट राइट हियर N is the subset of W. Okay, and W is also contained in Z. You can just say W is contained in Z. Okay, और N is also contained in Z. You can just also, अगर W contained है तो obviously तो this N is the subset of W, N is the subset of Z, and W is the subset of. तो अगर हम ऊपर से नीचे के तरीके से आए तो you can just say Z is also all the integers is in Q. You can just say this is Z is the subset of Q. अच्छा, irrational नंबर अलग हैं, वो कैटेगराइज हैं. तो you can irrational नंबर एक स्पेशल टाइप के नंबर हैं, तो उनको हम सेपरेट ही रखेंगे. बट रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी होती हैं और इरेशनल नंबर भी होती हैं. तो Q is also subset of R and this QC rational number is also subset of R. Even though हम सबसेट में अभी हम आगे पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में. तो एक्चुअली R is the sum union of this R rational and irrational numbers का जो यूनियन होता है, उनका कलेक्शन जो होता है, दिस इज आर कॉल्ड रियल नंबर. तो रियली जो एग्जिस्ट करते हैं. इमेजिनरी नंबर्स का जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आता है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर के आते हैं. तो यू कैन जस्ट से C R is a subset of C and this I is also a subset of. और ये स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, तो ये किसी और रियल नंबर्स को कंटेन नहीं करेंगे. ठीक है, तो यू कैन जस्ट से this I is also contained in C, and C is not a union of I and R. It has some different complex numbers. तो इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो ये नंबर सिस्टम के सबसेट्स की हम बात कर लिए, छोटा सा डिस्कशन हो गया इसके बारे में. ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल लाइन के ऊपर सबसेट्स में इंटरवल की. अगर हम बात करें इंटरवल के फॉर्म में सबसेट्स को हम कैसे देखेंगे, तो आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, और ऐसे ही सीखते रहो थोड़ा सा. ओके, तो अभी हम बात करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर. जो इंटरवल्स होते हैं उनको हम बात करेंगे. तो हमारे पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स, और उनको एज ए सबसेट हम देखेंगे. कैसे देखेंगे? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर. ठीक है, तो अगर हम रियल लाइन को बना लेते हैं, सपोज दैट ऐसे हमने बना दिया. ठीक है, दिस इज अ रियल लाइन. तो इफ आई एम जस्ट सेइंग सम इट इज R. R का मतलब है, अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने उसके अंदर, तो ये पूरा का पूरा जो है -इन्फिनिटी से ये +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये इधर -इन्फिनिटी की तरफ. अब इसमें अगर हम कोई मान लो 2 पॉइंट्स ले लिए, एक A ले लिया और कहीं पर B है, और क्लियरली हम देख रहे हैं A इज लेस देन B. ओके, इक्वल भी हो सकता है, लेस और इक्वल टू B, यू कैन जस्ट से. तो अगर इंटरवल के फॉर्म में देखें तो वी हैव एन इंटरवल A, B. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई मेंबर है जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है कि x इज लेस और इक्वल टू b एंड ग्रेटर और इक्वल टू a. कोई भी रियल नंबर which is lies between them. ठीक है, उनके बीच में, और साथ में a और b को इंक्लूड किया गया है.
और अगर हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर दिस इज अ ओपन इंटरवल, और इसमें हम जो है इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस समथिंग x इज बिलोंगिंग टू दिस a comma b, तो दिस इंप्लाइज योर x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब है x जो है a और b के बीच में लाई जरूर करता है, बट x a और b एक्चुअल में नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर हम बात करते हैं एक तरफ से ओपन कर लें, एक तरफ से क्लोज कर लें, तो ये इसको हम सेमी क्लोज बोलते हैं। दिस इज सेमी ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इंटरवल्स हैं। तो एक छोटी सी बात पहले पढ़ लेते हैं कि अगर इफ a and b are finite, then interval is called finite interval। ठीक है, और अदरवाइज it is infinite interval। ठीक, थोड़ी सी बात हम लेंथ को लेकर कर लेते हैं कि इफ देयर द इंटरवल a comma b इज एनी इंटरवल, ये मान लो a comma b हमारे पास कोई इंटरवल है, तो इस ओपन क्लोज कुछ भी हो, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो होती है जस्ट इक्वल टू b माइनस a, दिस इज योर कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ अगर हमारे पास फाइनाइट है तो इंटरवल इज फाइनाइट, फाइनाइट। ठीक, और अगर लेंथ हमारे पास इनफाइनाइट है, लेंथ इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल इज इनफाइनाइट। अगर थोड़ी देर के लिए हम लिखना चाहें इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो इसका मतलब है कि उसमें इंफिनिटी इंक्लूडेड है, यू कैन जस्ट से, तो वो किसी भी इंड पे हो सकती है। तो जैसे हम ने कहा माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, तो दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल, ए टू इन्फिनिटी, दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो इंटरवल्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। तो यू कैन जस्ट से कि हमें पास कोई भी हमने इंटरवल लिया, दैट विल बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सारे के सारे इंटरवल्स हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के क्या है, सबसेट्स, चाहे ओपन इंटरवल हो, क्लोज हो, फाइनाइट इंटरवल हो, इनफाइनाइट इंटरवल्स हो। तो यू कैन से दिस इज इंटरवल्स आर द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स के सबसेट। तो आई होप चीजें समझ आई होंगी और क्लियरली समझ में आई होंगी। तो अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। चलो, तो जैसे कि एक एग्जांपल है, हमने कुछ सेट्स ले लिए, कंसीडर द सेट्स, तो यहाँ पर लिया एम्प्टी सेट ए को हमने लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1 and 3, ठीक है, और बी को हमने लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1 5 and 7, सॉरी 9, और सी को हमने लिया है 1 3 5 7 and 9, ये है, ठीक है। दे आर आस्किंग इंसर्ट द सिंबल, the symbol, this is a subset or does not subset, है ना, between each of the following, each of the following pair of sets, pair of, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सपोज दैट दिस इज 5 एंड यहाँ पर डॉटेड कर दिए इन्होंने,
बी किया, अब भरिए तब तक, फिर मैं बताता हूँ आपको फटाक से। ये बी, इनके खाली जगह में आपको सबसेट डज नॉट सबसेट का साइन या सिंबल को भरना है। और फोर्थ वन इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू बी सबसेट ऑफ, मैं अपना इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो फाइव हमने बताया था कि फाइव इज द सबसेट फॉर ईच ऑफ द सेट, तो यहाँ पर बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, अगर वो नॉन इम्पटी है या इम्पटी हो या नॉन इम्पटी हो, सबसेट होता है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंपली फाइव द सबसेट ऑफ बी। ए द सबसेट ऑफ बी, क्या ए के सारे मेंबर बी के अंदर 1 and 3, बट बी के अंदर 1 5 9 है, 3 नहीं आता, जो ए के अंदर है बट नहीं है, तो ये हमारे पास सबसेट नहीं है। ए द सबसेट ऑफ सी 1 3, 1 3 ए के अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है 1 और 3, और वो जो कि ए के अंदर है, तो ए द सबसेट ऑफ सी। बी द सबसेट ऑफ सी, तो बी के अंदर है 1 5 9, तो 1 है, 5 है और 9 है, तो ऑब्वियसली बी द सबसेट ऑफ। तो आई होप चीजें समझ आई हो गई होगी बाय द डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन से हमें चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, अच्छा एक चीज जो हमने सीखी है अभी तक, जैसे हम लिखते हैं कि ए द, तो जब हम किसी एलिमेंट की बिलोंगिंग की बात करते हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए इस तरीके से लिखा जाता है। जब किसी सेट का किसी दूसरे सेट में पूरा पूरा कंटेंट बात किया जाता है, तो वो सबसेट से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जैसे बी द सबसेट ऑफ इस तरीके से। ओके, तो ये चीजें नोटेशन ध्यान रखना, और होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, फिर आप रीड आउट कीजिए। और हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर हम बहुत सारे सबसेट्स को बात कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे सबसेट को, तो क्लियरली सबकी बात एक बात कि हमारे पास, हम किसी भी सेट को किसी दूसरे का सबसेट तब कहेंगे जब इस सेट के सारे मेंबर उसके अंदर कंटेंट हो, तब उसको हम उसका सबसेट बोलेंगे। नोटेशन हमने डिस्कस किया है कि दो नोटेशन हमारे पास चलते हैं, एक तो ये चलता है और एक ये चलता है। तो हमें जो यूज करना वो ये वाला, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इस नोटेशन का यूज किया गया है। बाकी मोस्टली जो है बुक्स में ये इस नोटेशन का यूज किया गया है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, पर एक नोटेशन को लेकर चलिएगा, कन्वेंशन डू नॉट चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं चेंज करता, हम नोटेशन या सिंबलिज्म को यूज चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक राइटर एंड मैथमेटिशियंस विल बी, जो भी बुक जिस तरीके लिखता है, तो मैं तो इस नोटेशन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट इन योर एनसीईआरटी बुक दिस नोटेशन इज यूज्ड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। दे आर रोट हियर, वो लिख देते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास सबसेट का नोटेशन, ओके। तो रीड आउट द बुक्स एंड फॉलो द लेक्चर्स, एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि समझ आई होंगी चीजें। कहीं कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ नहीं आती डिस्कशन करते समय, क्योंकि अभी प्योर वन वे कन्वर्सेशन है, हम ही पढ़ा रहे चीजों को अपने अकॉर्डिंग जितना, तो आप लोग चीजें कमेंट कर दो, यहाँ पर चीजें पूछ लो, कुछ भी चीजें, बस डाउट्स ना रखना। और अगर हमने एक बीड़ा उठाई है इस चीज को कि हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को रखेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, तो आप इनको फॉलो करते हुए और लोगों से शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक हम अपने नॉलेज, अपने मैथमेटिक्स को पहुंचा पाए, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक है, वो कहीं उनके पास कोचिंग्स लेने का वो नहीं रहता, बाकी तो सब लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पर हम किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम अगेन इन अनूप क्लासेस, एंड शेयर करिए, जैसे कि यूट्यूबर्स कहते हैं ना, सब्सक्राइब इट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। लाइक भी आप कर दीजिएगा कि हाँ, हम जो दे रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, वो कंटेंट, वो मैथमेटिक्स, है ना। और रही बात हमारी, तो गणित का ही करता रहता हूँ, तो आई होप सो मैं चीज़ें दे पाऊँगा आपको बेहतर, और कोशिश यही रहेगी कि मैं बेहतर आपको प्रोवाइड करूँ। बाकी आपसे जो रिक्वेस्ट यही है कि लेक्चर्स को फॉलो करते समय आप टेक्स्ट बुक का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। होता क्या है कि हम चीजें समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बट हम उन पे काम नहीं करते हैं, तो वो चीजें हमारे पास
थोड़े समय के लिए ही रहती हैं और देन आफ्टर वी फॉरगेट द थिंग। ठीक है, तो आप ऐसे करो, चीजों को पढ़ो, सीखो एंड अच्छे से सीखो। मैं तो यही कोशिश करता हूँ और कोशिश करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। भी बंद कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग।